हेलो गाइस, स्वागत है मेरे चैनल पे सफलता क्लास है। हम लोग देख रहे हैं जीव विज्ञान। सबसे पहले जो टॉपिक है यूपीपी का इसमें महत्वपूर्ण टॉपिक है जीव विज्ञान। जीव विज्ञान में हम लोगों ने तमाम शाखाओं को देखा है। दूसरे भाग में हम लोग देखेंगे जैव विकास और फिर परिकिकी। आज का जो है जैव विकास और परिकिकी के बारे में देखेंगे। तो जैव विकास पृथ्वी की उत्पत्ति के साथ साथ ही जैव विकास की प्रक्रिया शुरू हो गई थी और लगभग 2 अरब वर्ष पूर्व ही जैव विकास की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई थी। और सबसे पहले जो पृथ्वी पे जीव की उत्पत्ति हुई थी वो थी नील हरित शैवाल। सबसे पहला विकास हुआ था नील हरित शैवाल का, और इन्होंने वायुमंडल में ऑक्सीजन छोड़ना शुरू किया क्योंकि ये प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन बना लेते थे। नील हरित शैवाल और इनके ऑक्सीजन वायुमंडल में बराबर छोड़ने से वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा जब बढ़ गई तो अन्य जीवों के विकास के लिए रास्ता खुल गया। और सबसे पहले पृथ्वी पर एक कोशिकीय जीवों का विकास हुआ। स्टैनली मिलर ने इस बारे में प्रयोगों द्वारा सिद्ध भी किया है कि पृथ्वी पर सबसे पहले अमीनो एसिड्स का निर्माण हुआ था। अमीनो एसिड्स के मिलने से ही प्रोटीन का निर्माण होता है, और प्रोटीन जैव विकास की प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण तत्व था। पहला जो रसायन था वो था अमीनो एसिड्स। इससे एक कोशिकीय जीवों का विकास हुआ और एक कोशिकीय जीवों के विकास के बाद फिर बहुकोशिकीय जीवों का विकास हुआ। एक कोशिकीय जीवों को यूकैरियोटिक कोशिका जी कहा जाता है और बहुकोशिकीय जीवों को यूकैरियोटिक बहुकोशिकीय जीवों को कहा जाता है और एक कोशिकीय जीवों को प्रोकैरियोटिक कहा जाता है। जो एक कोशिकीय जीव होते हैं इनके शरीर की जितनी भी तंत्र है सभी एक कोशिका द्वारा ही संचालित होते हैं। सारी प्रक्रियाएं एक ही कोशिका करती है, जैसे अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, ये सभी एक कोशिकीय जीव हैं जिनके शरीर की सारी क्रियाएं एक ही कोशिका द्वारा की जाती है। उसके बाद एक कोशिकीय जीवों से बहुकोशिकीय जीवों का विकास हुआ जिन्हें यूकैरियोटिक सेल्स भी कहा जाता है। इनमें विभिन्न कार्यों के लिए अलग अलग अंगों का या अलग अलग कोशिकाएं अलग अलग कार्य के लिए विभाजित हो गई बहुकोशिकीय। तो ये जैव विकास की एक प्रक्रिया थी जिससे एक कोशिकीय से बहुकोशिकीय जीवों का विकास हुआ। और मनुष्य भी एक बहुकोशिकीय जीव है। जितने भी जानवर लगभग सभी बहुकोशिकीय जीव हैं। सूक्ष्म जीव अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना आदि एक कोशिकीय जीव है। और एक कोशिकीय जीवों में जैसे अमीबा को हम लेंगे तो इसमें अलैंगिक जन्म होता है, एसेक्सुअल होता है, और वो भी बाइनरी फिशन द्वारा होता है। तो जैव विकास की प्रक्रिया में सबसे पहले जो मत दिया था, जो तार्किक मत था, वो था जीन बैप्टिस्ट डी लामार्क का। इन्होंने 1809 में एक पुस्तक प्रकाशित की थी, फिलॉसफी जूलॉजिक। फिलॉसफी जूलॉजिक में इन्होंने उपार्जित लक्षणों की वंशागति यानी अंगों के प्रयोग और अनुप्रयोग पर अपनी रिसर्च पूरा किया था। उन्होंने बताया था कि जिन अंगों का प्रयोग मनुष्य ज्यादा करता है वे अंग विकसित होते हैं, और जिन अंगों का प्रयोग नहीं होता है वो या तो नष्ट हो जाते हैं या अवशेषी अंगों के रूप में अभी भी पाए जाते हैं। जैसे उन्होंने उदाहरण दिया था, सांपों में अभी भी पैरों के चिन्ह पाए जाते हैं, जबकि उनमें प्रारंभ में सांपों में पैर रहे होंगे किंतु झाल आदि में जाने के कारण जमीन में रेंगने की वजह से उनमें पैरों का विकास नहीं हो पाया और उनके केवल चिन्ह पाए जाते हैं। पद चिन्ह अभी भी सांपों में पाए जाते हैं। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण मत दिया था जैव विकास के संबंध में वो थे डार्विन। चार्ल्स डार्विन इंग्लैंड के थे जबकि लामार्क जो है फ्रांस के थे। चार्ल्स डार्विन ने 1859 ईस्वी में प्राकृतिक वर्णवाद सिद्धांत दिया और इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन। इसमें इन्होंने 3 महत्वपूर्ण मत दिए हैं। एक तो पहला दिया है ओवर प्रोडक्शन, दूसरा स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस एंड वेरिएशंस, और तीसरा दिया था सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। तीनों मतों को हम लोग समझ लेते हैं। ओवर प्रोडक्शन का मतलब होता है कि अधिक जनसंख्या, ओवर प्रोडक्शन, ज्यादा उत्पादन हो जाना। इन्होंने मत दिया कि जब किसी जीव का अधिक विकास हो जाता है, ज्यादा संख्या उनकी बढ़ जाती है, तो उनका नेचुरल सिलेक्शन होता है। नेचुरल सिलेक्शन देखिए, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस यानी आपस में अस्तित्व के लिए लड़ाई होती है, और जो उनमें
वेरिएशन भी पाए जाते हैं उनमें भिन्न जीवों में, यानी विभिन्न जीवों में और एक ही स्थान में पाए जाने वाले एक ही प्रकार के जीवों में भी अस्तित्व के लिए लड़ाई होती है। और जो उसमें सबसे फिट होता है, जो सबसे बेहतर होता है और जो वातावरण को अडाप्ट कर लेता है, अनुकूलित हो जाता है, वही सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट होता है। वो सर्वाइव करता है और आगे बढ़ता है। और जो सर्वाइव नहीं कर पाते हैं, स्ट्रगल नहीं कर पाते हैं, जीवन संघर्ष नहीं कर पाते हैं, वो नष्ट हो जाते हैं। ये इन्होंने दिया सिद्धांत। इसी संबंध में एक और महत्वपूर्ण सिद्धांत दिया था ह्यूगो डे विरीज ने, उत्परिवर्तन सिद्धांत दिया था। म्यूटेशन या उत्परिवर्तनवाद। उत्परिवर्तनवाद। ह्यूगो डे विरीज ने बताया कि कभी कभी जीवों की विकास की प्रक्रिया में कोई ऐसा लक्षण अचानक उत्पन्न हो जाता है। अचानक उत्पन्न हो जाता है यानी उनमें अचानक परिवर्तन आ जाता है, इसी को कहते हैं उत्परिवर्तनवाद। एडाप्टेशन, अनुकूलन। सभी जीव अपने आप को वातावरण के हिसाब से उसमें ढालने का प्रयास करते हैं, और जो ढाल ले जाते हैं वो विकास करते हैं, जो नहीं ढाल पाते वो नष्ट हो जाते हैं। अब जैसे कुछ जीवों की बात करते हैं, जैसे डायनासोरस मेसोजोइक इरा में पाए जाते थे, जुरासिक काल की बात होती है। मेसोजोइक इरा में डायनासोर्स पाए जाते थे, बाद में ये नष्ट हो गए। इसी तरह से आर्कियोपेटेरिक्स जो है, ये भी जुरासिक इरा में पाया जाता था। जुरासिक इरा के आर्कियोपेटेरिक्स को कड़ी भी कहा जाता है, पक्षियों और सरीसृप के बीच की कड़ी भी कहा जाता है आर्कियोपेटेरिक्स का। और आज वर्तमान में ये दोनों जीव उपस्थित नहीं है, क्योंकि इस सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट में फेल हो गए थे। आज भी कई कारण बताए जा रहे हैं, स्पष्ट नहीं है कि उल्का पिंडों के बौछार से डायनासोर का अंत हुआ, कहीं लिखा है कि कैंसर के कारण से डायनासोर खत्म हुए, लेकिन फिटेस्ट नहीं हुए, यानी जीवन संघर्ष में भी फेल हो गए और उनका अस्तित्व समाप्त हो गया। अब हम देखते हैं अगला टॉपिक हमारा है वर्गीकी, यानी क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। और क्लासिफिकेशन, जीवों का, वनस्पतियों का वर्गीकरण किया गया जिससे उनके अध्ययन में सुविधा हो। क्लासिफिकेशन को सबसे पहले जो है, क्लासिफिकेशन इस संबंध में कैरोलस लिनियस ने सबसे पहले वर्गीकरण किया था। जीव का वर्गीकी के जन्मदाता भी कहे जाते हैं कैरोलस लिनियस। अब इस संबंध में हम लोग देखते हैं जीव दो प्रकार के महत्वपूर्ण जीव होते हैं, एक समतापी होते हैं वार्म ब्लडेड, और एक असमतापी होते हैं कोल्ड ब्लडेड। जो समतापी जीव होते हैं इनका तापमान सामान्य रहता है हमेशा, इन्हें होमोथर्मल भी कहा जाता है। वार्म ब्लडेड या होमोथर्मल, हमेशा जिनके शरीर का ताप एक सा बना रहता है उनको हम होमोथर्मल कहते हैं। जिसे सारे जो स्तनधारी हैं, मनुष्य वगैरह भी और चिड़िया, ये सब क्या है, वार्म ब्लडेड है, यानी होमोथर्मल है। जबकि असमतापी में जो जिनका शरीर का ताप बदलता रहता है, जैसे मत्स्य हैं, मछलियां हैं, सरीसृप है, उभयचर हैं, ये सभी, इन सभी के शरीर का तापमान बदलता रहता है। अब कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम देख लेंगे इसमें, जो बकाया काफी बार पूछे भी गए हैं। जैसे डॉल्फिन पूछा जाता है, डॉल्फिन क्या है? तो डॉल्फिन एक स्तनी है, ऊंट भी एक स्तनी है, स्तनधारी है। डॉल्फिन मछली नहीं, डॉल्फिन स्तनधारी, मैमल्स इसको कहते हैं। सील, ये भी एक स्तनधारी है। और सील में दो दांत पाए जाते हैं, जो कैनाइन दांत होते हैं, ये मांसाहारी है। अब कुछ क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है कि नाम तो उनका फिश है लेकिन वो फिश नहीं होते हैं। जैसे हम देखेंगे जेली फिश, स्टार फिश, सिल्वर फिश, कैटल फिश, हेड फिश, रेजर फिश और क्रे फिश। नाम तो इनका फिश है लेकिन ये फिश नहीं है। जेली फिश, स्टार फिश, सिल्वर फिश, कैटल फिश, हेड फिश, रेजर फिश और क्रे फिश। यहीं पे कभी कभी पूछा जाता है ऑक्टोपस किस संघ का है, तो ऑक्टोपस है मोलस्का संघ का। समुद्री घोड़ा, हिप्पोकैम्पस क्या है? हिप्पोकैम्पस को पाया जाता है समुद्री घोड़ा, ये मछली है। समुद्री घोड़ा हो गया है मछली। इसी तरह से कैट फिश। अब देखिए यहाँ कैट फिश नहीं है, इन्हीं ऑप्शन में एक कैट फिश रख दिया जाता है, पूछा जाता है इसमें से कौन मछली है, तो कैट फिश मछली है। और इसके सामने जो फिश लगा हुआ है, जेली फिश, सिल्वर फिश, स्टार फिश, कैटल फिश, रेड फिश,
क्रेफिश ये सब मछली नहीं है, जबकि कैटल फिश मछली है। कैट फिश मछली है, कैटल फिश मछली नहीं है। यहां हम देखेंगे नॉकटर्नल एनिमल, ऐसे जीव जो रात में भ्रमण करते हैं, जैसे मच्छर है, उल्लू है, चमगादड़ है, कीवी है, ये सभी रात्रिचर प्राणी है। विकल्प में कभी कभी दिया जाता है कि कौन रात्रिचर प्राणी है। एक इसमें आता है आपका चमगादड़। चमगादड़ जो है पेड़ों पर रात में उल्टा लटका रहता है दिन में, और ये मुख के द्वारा ही उत्सर्जन का कार्य इनका मुख के द्वारा होता है। सिलिवरी ग्लैंड, मनुष्य में जो सिलिवरी ग्लैंड पाया जाता है या अन्य जीवों में जो लाल ग्रंथि होती है, वही लाल ग्रंथि सांप में विष ग्रंथि के रूप में पाई जाती है। विष ग्रंथि का काम करती है, पॉइजन ग्लैंड। मनुष्य में लाल ग्रंथि है, उसी तरह की ग्रंथि पाई जाती है सांपों में, जिसमें विष भरा होता है, और जब सांप किसी को काटता है तो उसमें से विष शरीर में डाल देना है। कुछ ऐसे पौधे हैं जिनके तने से रेशा हम प्राप्त करते हैं, जैसे जूट है, पटसन है, पटसन है, जूट है, इनसे हम तने से रेशा प्राप्त करते हैं। कपास रेशा से दो प्रकार के होते हैं, एक होता है लिंट और एक फिज होता है। लिंट रेशा जो होते हैं वो बड़े होते हैं, और फिज रेशा जो है छोटे होते हैं। लिंट जो है बेहतर होता है, कपड़ा उत्पादन में महत्वपूर्ण है लिंट। मॉर्फिन किससे प्राप्त होता है, अक्सर पूछा गया है। तो ये पोस्ता का जो अधपका फल होता है, हाफ रेड फल जो होता है, उससे पोस्ता का दाना प्राप्त किया जाता है। ये एक मॉर्फिन जो है एक आवृत बीजी पौधा है, यानी इसका जो बीज होता है वो खोल में ढका होता है। अफीम, जैसे अफीम, इससे हम मॉर्फिन से क्या क्या प्राप्त करते हैं, ड्रग्स प्राप्त होते हैं जो दर्द निवारक के रूप में काम आते हैं, जैसे अफीम, हीरोइन, ये दर्द निद्रा, और इनका जो अटैक होता है वो सीधे नर्वस सिस्टम पे होता है, ड्रग्स के रूप में भी है। सबसे बड़ा, अगर हम आँख के सिरुप की बात करें तो एक स्क्विड है, सबसे बड़ा आँख का सिरुप, यानी प्रोकैरियोटिक सेल सबसे बड़ा अगर है तो वो स्क्विड जीव सबसे बड़ा आँख का सिरुप। बहुत कम ताप पर जो उगने वाले पौधे होते हैं उन्हें हम हेकिस्टोथर्म कहते हैं। जो मरुस्थल में उगते हैं उनको जीरोफाइट कहते हैं, ठीक है। मरुद्भिद जो नम वाले स्थानों पर जो उगते हैं उनको हम मरुद्भिद कहते हैं। पारिस्थितिकी नीचे जो शब्द है इसकी संकल्पना दिया था ग्रीनेल्स ने। पूछा गया क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, हेकिस्टोथर्म यानी बहुत कम ताप पर, मतलब अधिक ताप की आवश्यकता नहीं होती है, पहाड़ी क्षेत्रों में इस तरह के पौधे उगाए जाते हैं, उनको हम कहते हैं पौधों को हेकिस्टोथर्म। जबकि ग्रीनेल्स ने एक पारिस्थितिक नीचे शब्द दिया था, रेशम, तंतु, रोम, पिच, नख, ये सब केराटिन के बने होते हैं। रेशम के जो तंतु होते हैं और रोम जो होता है हमारा, पिच और नख, ये सब केराटिन के बने होते हैं। अब कुछ पौधे पूछा है क्या, जड़ है, तना है, पत्ती है, तो अदरक आपका प्रकंद है, राइजोम इसको कहते हैं प्रकंद। केसर किससे प्राप्त होता है, वर्टिकाल से प्राप्त होता है केसर। जो केसर है वो है क्या है, बीज वाला भाग होता है, केसर बीज वाला भाग होता है। प्याज क्या है, मांसल पर्ण है, पत्तियां हैं मांसल। आलू जो है वो आपका तना है, गन्ना भी तना है, और अदरक भी आपका तना है, क्योंकि इसमें नोड्स पाए थे। तना जो होता है उसका लक्षण होता है उसमें नोड्स, आंखें पाए, जैसे आलू में देखते हैं हम लोग, तना है, नोड्स पाए थे। नारियल क्या है आपका, भ्रूण पोष, इंडोस्पर्म। अब हम देखते हैं लाइकेन। लाइकेन वो है जिसमें शैवाल और कवक दोनों के लक्षण पाए थे। शैवाल और कवक का मिश्रित रूप है, शैवाल प्लस कवक, ठीक है। शकरकंद क्या है, ये रूपांतरित जड़ है। लाल मिर्च के लाल होने का कारण है कैप्सेसिन। इसी तरह से शहतूत जो फल है उसको सोरासिस भी कहते हैं, सोरोसिस। अगला है आपका लेग हीमोग्लोबिन। देखिए ये पौधों की जड़ों में पाया जाता है, लेग हीमोग्लोबिन किसी जीव में नहीं पाया जाता, ये पौधों में पाया जाता है, इसे लेग्यूम जड़ों में पाया जाता है। लेगुमिनेसी कुल के जो पौधे हैं उनकी जड़ों में लेग हीमोग्लोबिन पाया जाता है। सेब के लाल होने का जो कारण है वो एंथोसाइनिन नामक
रसायन पाया जाता है जिसके कारण सेब लाल होता है। आलू में एक बीमारी होती है ब्लैक हार्ट। इसमें कारण इसका होता है ऑक्सीजन की जब कमी हो जाती है आलू में तो उसमें ब्लैक हार्ट हो जाता है, काले हो जाते हैं आलू, उसी को कहते हैं ब्लैक हार्ट। सूखा सहिष्णुता हार्मोन किसे है, कौन सा है, एबिसिसियस प्लांट जो एसिड है एबिसिसिक, वो उसे हम सूखा सहिष्णुता हार्मोन कहते हैं। बारूदी सुरंग का पता लगाने के लिए मधुमक्खियों का प्रयोग किया जाता है। कीटों में जो स्वतंत्र तंत्र पाया जाता है वो वातक तंत्र है। हाइलोफाइट्स जो वृद्धि करते हैं, हाइलोफाइट्स वो क्षारीय मिट्टी में वृद्धि करते हैं। हाइलोफाइट्स समुद्र से जो खरपतवार पाए जाते हैं, समुद्र में खरपतवार, उनमें आयोडीन प्राप्त किया जाता है, उनसे आयोडीन प्राप्त किया जाता है। अब हम देखें, अगर सबसे छोटा जीव की बात करते हैं तो माइकोप्लाज्मा सबसे छोटा जीव है। माइकोप्लाज्मा लैक्टोबैसिलस दूध में पाया जाता है और ये दूध को खराब कर देता है। लैक्टिक एसिड बदलता है जिससे दूध फट जाता है। जैव उपचारण के लिए हम उसको कहते हैं, जब अगर जीवों द्वारा किसी चीज का उपचार किया जाता है तो उसे हम बायो रिमेडिएशन कहते हैं, जैव उपचार। देखिए एग्जाम में हिंदी में शब्द नहीं देते हैं, कभी कभी इंग्लिश शब्द का ही प्रोनाउंसिएशन लिख देते हैं, तो उस समय दिक्कत होती है। जैसे म्यूटेशन शब्द, माइग्रेशन शब्द, यही म्यूटेशन लिख दिया, उत्परिवर्तनवाद नहीं लिखा है, वो डिविडेंड दे दिया गया ऑप्शन में, तो दिक्कत हो जाती है। इसलिए आपको कुछ इंग्लिश तो पढ़नी है। उत्परिवर्तनवाद यानी अचानक उत्पन्न हो जाता है परिवर्तन। इसी तरह से आगे हम लोग देखते हैं, अगर एक क्वेश्चन है, एक वर्णांत पुरुष है और जो महिला है वो सामान्य महिला है, दोनों के जो बच्चे होते हैं उसमें जो 50% बच्चे होते हैं वो वर्णांत होते हैं। बच्चियां जो होती हैं, लड़कियां जो होती हैं वो वाहक होती हैं और अगली पीढ़ी में वो ले जाती हैं। जबकि जो प्रकट होता है वर्णांतता का गुण वो लड़कों में प्रकट होता है। अगर 4 बच्चे हैं तो 2 बच्चे में वर्णांत होंगे और 2 बच्चे नॉर्मल होंगे, लेकिन वो वाहक होते हैं। सिल्क किससे प्राप्त किया था, तो जो अवस्था होती है सिल्क वर्म की, जो कोकून की अवस्था होती है, उस समय उससे सिल्क प्राप्त किया जाता है, प्यूपा से। वो होता है प्यूपा, उस समय वो अपने चारों तरफ धागा लपेटे रहता है, तो उसको क्या करते हैं, इकट्ठा करके सारे प्यूपा को पानी में उबाल लेते हैं और वो अलग कर लेते हैं उसके धागे को, और सिल्क का निर्माण हो जाता है। लहसुन की जो गंध का कारण है मुख्य रूप से वो सल्फोनिक एसिड होता है। इस सल्फर के कारण उसमें तीव्र गंध पाई जाती है। जैव उर्वरक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है नील हरी शैवाल, आपका जैव उर्वरक के रूप में उपयोग होता है, और एजोला भी जैव उर्वरक के रूप में उपयोग किया जाता है। टॉपिक यही समाप्त होता है, फिर हम लोग मिलेंगे अगले टॉपिक में। धन्यवाद।